नमस्कार साथियों, BDR लर्निंग चैनल में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रिज कोर्स सत्र 2025-26 कक्षा 9वीं अंतर्गत हम इस वीडियो में हिंदी विषय की कार्य पुस्तिका के अंतिम अध्याय जिसका नाम है हेलन केलर, जो कि एक जीवनी यानी कि आत्मकथा के रूप में लिखा हुआ है, जीवन परिचय के रूप में लिखा हुआ है। इस पाठ में हम देखेंगे हेलन केलर, जो कि अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए उन्होंने एक प्रेरणादायी जीवन जिया। हेलन को लोगों को उसे समझने में मदद करने और लोगों को यह सिखाने की ज़रूरत महसूस हुई कि अंधा, बहरा या कोई भी विकलांगता होने के कारण किसी भी व्यक्ति को पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी कि शारीरिक अपंगता होने के बावजूद भी हेलन ने अपने जीवन को प्रेरणादायक बनाया। पाठ को आप 2 से 4 बार ठीक प्रकार से पढ़ लेंगे तो आप सारे कार्यपत्रकों को इजीली कर पाएंगे। कार्यपत्रक फर्स्ट, जिसमें कि श्रुत लेख लिखना है। पाठ में आए कठिन शब्दों को आपको इस तालिका में लिखना है। आप आपके अनुसार भी कठिन शब्द इसमें नोट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखे हैं दृढ़, इच्छा शक्ति, अपंगता, परास्त, सक्षम, बाधाओं, मिसाल, संपादक, दृष्टिहीन, संरक्षिका, संकल्प, स्नातक, दार्शनिक, साहित्यकार, मौलिक, विस्तृत, कुंची, भ्रमण, स्वावलंबी, ध्वस्त और आबाद। कार्यपत्रक 2 में रिक्त स्थानों में सही परसर्ग चुनकर लिखना है। परसर्ग संज्ञात एवं सर्वनाम शब्दों के बाद जोड़े जाने वाले वे शब्द होते हैं जो उस शब्द से क्रिया का क्या संबंध है ये बताते हैं, क्रिया से संबंध बताते हैं संज्ञा एवं सर्वनाम का। तो संज्ञा सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। आप बेसिक कक्षाओं में ही पढ़ चुके हैं। और सर्वनाम संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त किए जाते हैं उन शब्दों को कहा जाता है। क्रिया वह होती है जिसमें किसी काम के करने का बोध हो। तो यहाँ पर हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानी। तो अगर यहाँ पर से नहीं लगाते तो हेलन केलर परिस्थितियों हार नहीं मानती थी। अपूर्ण वाक्य हो जाएगा से, यानी कि परिस्थितियों से वो हार नहीं मानती थी। इस प्रकार ये वाक्य का संबंध बताएगा, कर्ता और क्रिया का संबंध आपस में बताता है। उसको परसर्ग कहा जाता है। आपको यहाँ पर बॉक्स में दिए भी गए हैं, सेंटेंस पढ़ना है और वहाँ पर उचित परसर्ग यानी कि पोस्ट पोजीशन का प्रयोग आपको करना है। फर्स्ट सेंटेंस है हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी। यहाँ पर हम से का प्रयोग करेंगे क्योंकि हेलन केलर परिस्थितियों में हार नहीं मानती या हेलन केलर परिस्थितियों को हार नहीं मानती, ये अनुपयुक्त पोस्ट पोजीशन यानी परसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर सही आएगा, उपयुक्त परसर्ग आएगा से। सेकंड वाले वाक्य में एनी ने हेलेन को प्रशिक्षित किया। ध्वस्त संसार सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। चौथा वाक्य है उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। हेलेन की संरक्षिका एनी सुलीवन बनी। हेलेन हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी। और हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। इस प्रकार हम उपयुक्त परसर्ग को फिल कर देंगे। कार्यपत्रक 3 में आपको शब्दबोध र के विभिन्न प्रयोगों को बताना है। प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए शब्दों में र का विभिन्न तरह से प्रयोग किया गया ऐसे ही नए शब्द आप बनाइए। हिंदी भाषा में र के 3 मुख्य रूप होते हैं। आप तीनों रूपों को पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इस कार्यपत्रक को हल करेंगे। पहला रूप होता है पूर्ण र। पूर्ण र यानी कि जब किसी शब्द में हम पूर्ण र का प्रयोग करते हैं, जैसे अमर हो गया, अमर, रवि हो गया, रीति हो गया, ये सभी शब्दों में हमने पूर्ण र का प्रयोग किया है, तो इसको पूर्ण र कहा जाता है। दूसरा होता है रेफ। रेफ यानी आधा र। यह अक्षर के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कर्म, पर्वत, जैसे हम अक्षरों में र ऊपर फोड़ते हैं उसको रेफ र कहा जाता है। और इसमें रेफ लगाने पर जिस अक्षर पर ये लगता है उसका उच्चारण पहले होता है और र का उच्चारण बाद में, जैसे कर्म, क, आधा र और म।
अगला है पदेन्द्र। पदेन्द्र यह अक्षर के नीचे लगाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिखिए ट्रक या प्रकार या प्रकृति, प्रण, इन सभी में नीचे र लगाया गया है, इसे पदेन्द्र कहते हैं। पदेन लगने पर जिस अक्षर के नीचे लगता है उसका उच्चारण आधा होता है और र का उच्चारण पूरा होता है। जैसे प्र, आधा प और पूरा र, प्र। तो ये तीनों र आप समझ गए होंगे। अब इसके आधार पर हमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उसी के अनुसार शब्द लिखना है। आप अपने अनुसार भी शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पर श्रम, क्रम यानी कि पदेन र का प्रयोग किया गया है। पदेन र अक्षर के नीचे लगाया जाता है। भ्रमर, प्रमाण, ड्रम, प्रकार, ये हमने शब्द बनाए हैं। राष्ट्र ट्रक, इसमें भी पदेन र का प्रयोग किया गया है। प्रकाश, दृष्टा, समग्र, रंध्र, आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। थर्ड पे है पर्व और गर्व। यहाँ पर रेफ र यानी कि जो अक्षर के ऊपर लगाया जाता है उस र का प्रयोग किया गया है। धर्म, तर्क, सतर्क, सर्प, और यहाँ पर सबसे नीचे वाले में पूर्ण र का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर र पदेन या रेफ या आधा र या पूरा र अक्षर के नीचे ऊपर, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें सिंपल जैसे अन्य अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार र लगाया जाता है। अगर, मगर, नहर, पहर, इस प्रकार हमने शब्द बनाए हैं। कार्यपत्रक 4 में आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे राजा हो या रंक, सबको फिक्र होती है जीने की। इस प्रकार से इस गद्यांश को आप 2-4 बार पढ़ेंगे। और यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि सभी पूरे गद्यांश में कुछ शब्द ऐसे जिनके नीचे डैश लगाया हुआ है या रेखांकित किया गया है। तो उसी के आधार पर प्रश्न दिया गया है, रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से पूर्ण कीजिए। यहाँ पर जितने भी रेखांकित शब्द है पहले आप उन्हें यहाँ पर उतार ले, उसके बाद उनके अर्थ लेना है। रंक, रंक का अर्थ होता है गरीब। दूसरा रेखांकित शब्द है पर्वतारोही, पर्वतों पर चढ़ने वाला। मूर्ख, मूर्ख का अर्थ होता है मूढ़ या बेवकूफ। अगला शब्द है भ्रमित। भ्रमित का अर्थ होता है चकराया हुआ। श्रम, श्रम का अर्थ होता है मेहनत। ब वाले प्रश्न में दिया गया है राजा का विलोम रंक होता है, ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम लिखिए। तो आपको पहला विलोम शब्द लिखना है मूर्ख का। मूर्ख का उल्टा होता है बुद्धिमान। विलोम का अर्थ होता है विपरीत शब्द या उल्टे शब्द। तो मूर्ख का हमने लिखा बुद्धिमान, और गर्मी का उल्टा होता है सर्दी। स वाले प्रश्न में दिया गया है श र म से श्रम बना है। आधा श र म से श्रम बना है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखना है। आपको शब्द दिए गए जिनका विच्छेद करके आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे भ्रम दिया गया है तो भ में पूरा आधा भ है, पूरा र है और म है। भ्र जब हम पढ़ते हैं तो आधा भ, पूरा र और म हमारे मुख से निकलता है जब हम उच्चारण करते हैं। आप इसको उच्चारण करके देखेंगे तो आपको ठीक प्रकार से समझ में आएगा। क्रम, क्रम में हम पढ़ते हैं तो आधा क होता है, पूरा र होता है और म होता है, तीनों मिला के क्रम हो जाता है। व्रत, व्रत में आधा व, पूरा र और पूरा त मिलकर व्रत बनाते हैं। ड्रम में आधा ड, र, म, ये जो हलंत खींचा गया है ये आधे शब्द के लिए खींचा जाता है। गर्दन में पूरा ग, आधा र, द और न। पर्व में पूरा प, यहाँ पर ध्यान रखिएगा पूरा प है, पर्व। जब हम पर्व पढ़ते हैं तो पूरा प पढ़ते हैं, आधा र पढ़ते हैं और व पढ़ते हैं। गर्व, गर्व में पूरा ग आता है, आधा र आता है और पूरा व आता है। धर्म, धर्म में पूरा ध पढ़ा जाता है, आधा र आता है और पूरा म आता है, तीनों मिलाकर धर्म बनते हैं। बढ़ते हैं कार्यपत्रक 5 की तरफ। र के रूप, ये जो हमने र के रूप पढ़े थे वही है। जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर रेफ के रूप में लगता है। जिस प्रकार हमने तीनों र को समझाया है उसी के आधार पर हम इस कार्यपत्र को हल करेंगे। जिसे उदाहरण में पहला दिया गया है र, पूर्ण र है। ये पूर्ण र से आपको शब्द बनाने हैं। 2 शब्द इन्होंने एग्जाम्पल में दिए हैं, नजर और बधिर। तो हमने बना दिया डगर, लहर। फिर ये जो दूसरा र है ये अक्षर के ऊपर लगता है जिसको हम
रेफ र के रूप में जानते हैं। तो इसमें वर्ष धैर्य एग्जाम्पल में दिया है, हमने अर्क और कर्म को लिख दिया है तालिका में। तीसरा र और चौथा र दोनों ही पदेन र के रूप में जो पद के नीचे लगाए जाते हैं। तो प्रतिक्रिया प्रेम को हमने प्रहलाद श्रवण बना दिया, ट्रक और ड्रम में हमने ड्रामा और ट्राली लिख दिया है। इसी का दूसरा है कारक। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा दी गई है। कारक हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध दर्शाता है। जैसे हमने परसर्ग पढ़े थे उसी के अनुरूप हमें कारक पढ़ना है। हिंदी भाषा में 8 प्रमुख कारक होते हैं जिसको हम बारी बारी से देखेंगे और समझेंगे और इनकी विभक्ति चिन्हों को भी हम जानेंगे। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक वाक्य में क्रिया करने वाले को दर्शाता है कि किसके द्वारा क्रिया की जा रही है, कर्ता कौन है। यहाँ पे विभक्ति चिन्ह इसके हैं ने, से, के द्वारा। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, किसानों ने फसल काटी। तो फसल किसने काटी? किसानों ने, यानी कर्ता कौन है यहाँ पर? किसान है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक उस व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। जैसे कर्म करता होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है जो क्रिया करता है, एक क्रिया होती है कि क्या काम किया जा रहा है। तो कर्म उसको दर्शाता है कि तीसरा जो व्यक्ति उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, माँ बच्चे को सुला रही है। माँ यहाँ पर करता है और बुला रही है। बुला रही है यानी बुलाना यहाँ पर क्रिया है। किसको बुला रही है? बच्चे को। तो बच्चे यहाँ पर हो गया कर्म कारक, बच्चा यहाँ पर होगा कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को। तीसरा कारक है करण कारक। करण कारक उस साधन या माध्यम को दर्शाता है जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। क्रिया किसके द्वारा की जा रही है यानी कि किस साधन से क्रिया हो रही है वो देखते हैं। जैसे कि बच्चे ने बोतल से दूध पिया, बच्चा यहाँ पर करता है, दूध यहाँ पर कर्म है और पीना यहाँ पर क्रिया है। पर कर्म किसके द्वारा किया, मतलब किस सहायता से उसने दूध पिया? तो बोतल से दूध पिया। यहाँ पर बोतल से यानी कि से यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। फिर अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में यहाँ पर ये बता दें किसके लिए किया जा रहा है। इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए या को। तो हमने मरीजों के लिए कंबल भिजाया, यहाँ पर के लिए, यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह आएगा। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह भी से है परंतु यहाँ पर अलग होने का अर्थ है, किसी चीज से अलग होना जहाँ पर होता है वहाँ पर संप्रदान कारक अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो यहाँ पर पेड़ से पत्तों के अलग होने को दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। अगला है संबंध कारक। संबंध कारक दो संज्ञाओं या सर्वनामों के बीच संबंध दर्शाता है। जैसे किताबें बच्चों की, यह बच्चों की किताबें हैं। तो का, की, के, रा, री, रे इसका विभक्ति चिन्ह है। अगला है अधिकरण कारक। यह कारक क्रिया के होने के स्थान का समय दर्शाता है कि कब, स्थान या समय, कब से बैठा है या कहाँ बैठा है। जैसे यहाँ पर है बिल्ली रसोई में है, तो बिल्ली कहाँ पर है? रसोई के अंदर। में, पर, ऊपर, के, भीतर, को, के, पहले, ये इसकी विभक्ति चिन्ह है। और अंतिम है संबोधन कारक। जहाँ पर है अरे, ओ, रे इसकी विभक्ति चिन्ह है। इसमें होता यह है कि किसी व्यक्ति को पुकारने या संबोधित करने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे अरे लड़के उधर मत जाए, यहाँ पर लड़के को संबोधित किया जा रहा है अरे करके। तो ये 8 कारक थे हिंदी भाषा के। कार्यपत्रक 6 में आपके पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके आपको अर्थ लिखना है। पहला शब्द है दृढ़ इच्छा शक्ति, जिसका अर्थ होता है पक्का संकल्प या दृढ़ संकल्प। दूसरा है मजबूत इरादे। मजबूत इरादे का अर्थ होता है पक्का मनोरथ या किसी काम करने का निश्चय करना, पक्का वाला। तीसरा है अपंगता। अपंगता का अर्थ हम लिख सकते हैं विकलांगता या किसी शरीर के किसी अंग का कार्य ना करना। अनूठी मिसाल यानी अनोखा उदाहरण, एक बेमिसाल उदाहरण। पांचवा है दृष्टिहीन, जिसकी दृष्टि ना हो या आंखें ना हो, नेत्रहीन भी इसको हम बोल सकते हैं। बधिर, बधिर यानी बहरापन, जिसको सुनाई ना देता हो। अंधकारमयी का अर्थ होता है अंधेरे से युक्त, जहाँ पर केवल अंधकार ही हो। विस्तृत कहते हैं जो बहुत दूर तक फैला हो। झलक यानी कि किसी व्यक्ति का
क्षणिक दृश्य या क्षणिक रूप। कूची नहीं फेर सका का अर्थ होता है चाबी से ताला न खोल सकना। विकलांग का अर्थ होता है बीमारी, चोट या घाव से अक्षम हो जाना। स्वावलंबी का अर्थ होता है आत्मनिर्भर। मशाल का अर्थ होता है ज्योति। और ध्वस्त हुआ यानी कि बर्बाद हो गया। आबाद का अर्थ होता है बसाया गया। इस कार्यपत्रक का अंतिम प्रश्न है, आपकी शाला में हेलेन केलर की तरह कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे? अपने विचार लिखिए। यदि यहाँ पर एक इमेजिनेशन कहा गया है कि अगर आपके क्लास में भी कोई नेत्रबाधित या कोई बधिर व्यक्ति हो जो देख एवं सुन नहीं सकता हो, उसको आप किस तरीके से सहयोग करेंगे उसके बारे में आपको लिखना है। यदि हो तो आप सहायता कैसी करते हैं उसकी वो लिख सकते हैं, और नहीं हो तो आप इमेजिन करके किस प्रकार उसको सहायता करेंगे वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, मेरे विद्यालय में हेलेन केलर की तरह एक विद्यार्थी है जो बोल एवं सुन नहीं सकता। हम उसकी पढ़ाई एवं गृह कार्य में मदद करके उसका सहयोग करते हैं। हम उसे प्रेरित करने, उसके आत्मविश्वास को मजबूत करने और उसके अद्भुत प्रतिबंधों को पार करने में उसकी मदद करते हैं। हम उसके लिए समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करके उसके रोजमर्रा के जीवन को सरल एवं सुगम बनाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार हिंदी वर्क बुक के सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हुए। आपको 1 से लगाकर 9 तक सारे चैप्टर मिल जाएंगे हमारी प्लेलिस्ट में। साथ ही गणित और अंग्रेजी विषय के भी सभी पाठ के समाधान आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, पूरी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।